बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा परिचय में पाठ 7 कारक। पाठ 7 क्या है? कारक। कारक को इंग्लिश में कहते हैं केस। अब देखते हैं कि यहाँ पर आपको हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। क्या उदाहरण है? देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ चित्र है। यहाँ दिया है, ये दो बच्चे हैं कि मोहन मीरा पुस्तक दी। क्या दिया है? मोहन मीरा पुस्तक दी। यहाँ दिया है कि पेड़ पत्ते गिरते हैं। बच्चा छत खेल रहा है। बच्चा छत खेल रहा है। यहाँ देखिए, माताजी बच्चे चम्मच दूध पिला रही हैं। आप इस चारों वाक्य को देखने पर आपको कुछ मतलब समझ में आ रहा है? इसका अर्थ, इस वाक्य का कोई अर्थ आपको समझ में आ रहा है? नहीं बच्चों, नहीं आ रहा है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि मोहन ने मीरा को पुस्तक दी। मोहन ने मीरा को क्या दी? पुस्तक दी। यहाँ दे दिया, ने लगा दिया, यहाँ को लगा दिया, तो हम लोग इसका अर्थ जान गए। अब दिया है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ से का प्रयोग कर दिया गया है तो अर्थ पता चल रहा है। तीसरा, बच्चा छत पर खेल रहा है। पर का प्रयोग इसमें कर दिया गया, वाक्य पूर्ण हो गया। माताजी बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही हैं। ये चार जो वाक्य हम लोग अभी देखे हैं, ये वाक्य पूर्ण कैसे हुआ है? इसमें कुछ शब्दों का, कुछ वर्णों का प्रयोग किया गया है। तो कौन कौन से वो शब्द हैं? देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। आपने देखा कि रंगीन शब्दों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ ठीक तरह से समझ में आ गया। रंगीन शब्दों के प्रयोग से वाक्यों के अर्थ ठीक से समझ में आ गया। और इन वाक्यों को जो हम शब्दों से जोड़े हैं, उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये शब्द ने, को, पर से, ये शब्द हैं संज्ञाओं का वाक्य में आई क्रिया से संबंध बता रहे हैं, तो इनको कहते हैं कारक या विभक्ति चिन्ह। बच्चों, तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो रंगीन शब्द होते हैं, जैसे नो, ने, को, से, पर, से, ये सब क्या करते हैं? ये सब संज्ञाओं का वाक्य में क्रिया से संबंध बताते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। आप लोग संस्कृत में पढ़ते हो विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति पढ़ते हो, तो वो विभक्ति, यही विभक्ति होती है। तो आप संस्कृत से भी इसको याद कर सकते हैं, इसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है। आप जो ये कारक पढ़ोगे, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग संस्कृत में ही करते हैं। तो आप बच्चों देखते हैं कि कारक या विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। कारक कौन सा है? कारक किसे कहते हैं? कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों से जाना जाता है, वो कारक कहलाता है। और जो चिन्ह इस संबंध को प्रकट करता है, उसे कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति चिन्ह किसे कहेंगे? जो इस संबंध को चिन्ह प्रकट करता है, उसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब देखिए बच्चों आगे। बच्चों, ये आपकी पुस्तक में कारक की परिभाषा दी गई है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा हम उसका संबंध दूसरी संज्ञा या क्रिया से प्रकट करते हैं, उसे कारक कहते हैं। आगे कि परसर्ग क्या होता है? एक होता है परसर्ग। परसर्ग किसे कहते हैं? कि वाक्यों में आए ने, को, के लिए से पर शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आए हैं, पहले नहीं आए हैं, बाद में आए ना। कि राम ने रावण को मारा, शीला ने मीरा को मोहन पुस्तक दिए, मोहन ने राम को फल दिए। तो ये जो सारे ने, को, पर से आते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, तो उसको कहते हैं परसर्ग। क्या कहते हैं? परसर्ग।
उसके बाद आने वाले को क्या कहेंगे? परसर्ग। तो परसर्ग का अर्थ होता है बाद में आने वाला, और परसर्ग को कारक चिन्ह या विभक्ति भी कहा जाता है। बच्चों, कारक या चिन्ह विभक्ति किसको कहते हैं? परसर्ग को भी कहा जाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य में क्रिया के साथ होने वाले संज्ञा या सर्वनाम के संबंध 8 प्रकार के होते हैं। इन आधार पे कारकों को 8 भागों में बांटा गया है। कारक को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में कारक को बांटा गया है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। ये हो गए 8। ये सारे कारक जो हो गए, ये 8 कारक क्या है? कारक के भेद। ये कारक के क्या होते हैं? भेद होते हैं। ध्यान देंगे।